जानते हैं कई दिन ऐसे होते हैं जब हेडलाइन सिर्फ एक होती है और यही एक वजह है कि आज की हेडलाइन भी सिर्फ एक है। आज की बड़ी खबर भी इस वक्त की सिर्फ एक है क्योंकि आज हिंदुस्तान का सीना 71 इंच का है। और जानते हैं 71 इंच का सीना क्यों है? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से पटखनी दी थी। भारत ने आज से ठीक 49 साल पहले किस तरह से पाकिस्तान के 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया था। इसी को याद करते हुए आज विजय ज्योति यात्रा निकाली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल पहुंचे सीडीएस और इसके अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ। विजय ज्योति यात्रा निकाली गई है। ये विजय ज्योति यात्रा जितने भी 1971 के शहीद हैं उनके गांव तक जाएगी, उनके शहर तक जाएगी, उनकी मिट्टी लेकर के नेशनल वॉर मेमोरियल तक आएगी। लेकिन अगर देश 71 जंग और 71 की विजय की एक विजय यात्रा निकाल रहा है, अगर देश आज याद कर रहा है 50वीं वर्षगांठ के मौके पर 1971 के शूरवीरों को, तो आप ये समझिए कि आज का दिन बहुत बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन, आज से ठीक 49 साल पहले पाकिस्तान हारा था। आज ही के दिन जनरल नियाजी ने अपना बिल्ला उतारा था, अपनी रिवॉल्वर उठा करके सरेंडर करते हुए हिंदुस्तानी फौजियों के सामने लगभग उनके कदमों में रख दी थी। और आज के दिन याद किया जाता है शौर्य वाले सैम मानेकशॉ को। सैम मानेकशॉ कहें या फिर सैम बहादुर कहें, आज का सरेंडर पाकिस्तान नहीं भूलेगा। लेकिन मेरी बाईं तरफ जो तस्वीरें चल रही हैं, दिल्ली के वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हैं, अब से ठीक 15 मिनट पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ पहुंचे नेशनल वॉर मेमोरियल पर 71 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, 71 की जंग को याद करने के लिए, 71 की विजय को याद करने के लिए, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान की वो सबसे बड़ी विजय थी। आजाद हिंदुस्तान का वो पहला, आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा युद्ध था। एक ऐसा युद्ध जो 13 दिन तक लड़ा गया। 13 दिन में 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। और सैम मानेकशॉ ने उस जमाने में जनरल नियाजी से सीधे तौर पर यह कह दिया था, सरेंडर करो, अदरवाइज आई विल वाइप यू आउट, यानी पाकिस्तान का सफाया कर देंगे। एक चिट्ठी का एक सेंटेंस, वो क्या था आगे आपको बताएंगे। 13 दिन के युद्ध की इनसाइड स्टोरी क्या थी आगे आपको दिखाएंगे। मार्च में इंदिरा गांधी ने मार्च 1971 में ही सैम मानेकशॉ को कह दिया था कि पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दीजिए। लेकिन मानेकशॉ ने कहा नहीं, हम चढ़ाई करेंगे, हम युद्ध लड़ेंगे पूरी तैयारी के साथ। अंदर की खबर क्या थी हम आप तक पहुंचाएंगे। 1971 के कई ऐसे राज हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 1971 में किस तरह से इंदिरा गांधी ने तैयारी की थी और सैम मानेकशॉ ने तैयारी कराई थी, यह भी आपको बताएंगे। ऑपरेशन ट्रिडेंट के भी विजयी गाथा की कितनी खबरें हैं आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। 1971 में लगभग इसी वक्त में क्यों आगरा के ताजमहल को घास फूस से ढका गया था, इसकी भी इनसाइड स्टोरी आपके लिए जानना जरूरी है। और भारतीय वायुसेना ने पहला अपना बड़ा पराक्रम किस तरह से दिखाया था, यह भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि 1971 के विजय के आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ था। इस युद्ध में फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ की अगुवाई में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। आज इसी जीत के 50 साल पूरे होने के मौके पर पूरा देश जश्न मनाने में लगा है। ये भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम की शौर्य गाथा है। ये वीरता के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए लिखती गई दुनिया की सबसे घातक जंग की गाथा है। ये भारत के बहादुर फौजियों के साहस और पाकिस्तानी फौजियों की कायरता का जीता जागता प्रमाण है। ये युद्ध गवाह है। भारतीय फौज अपने फौलादी हौसलों से ही किसी भी जंग का रुख बदल देने की ताकत रखती है। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही जगहों पर दुनिया के मानचित्र पर मौजूद था।
लेकिन सबसे खास बात यह कि नफरत की बुनियाद पर जन्मे इस मुल्क के खास तौर पर अपने पूर्वी हिस्से के बंगालियों को अब से अपने से कमतर मानते थे। इस बीच अब तक तानाशाही हुकूमत झेल रहा पाकिस्तान पहली बार इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव का साक्षी बना। मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने ईस्ट की 170 में 167 सीटें हासिल कर ली और भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेस्ट की 138 में से सिर्फ 81। मतलब पाकिस्तानी आवाम का पैगाम साफ था, सत्ता का केंद्र पूर्वी पाकिस्तान बनने वाला था। मार्च 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने अपने लिबरेशन का यानी कि अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। उनकी आजादी के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने अपनी सेना को ईस्ट पाकिस्तान में भेजा और वहां पे जो उन्होंने अत्याचार किए, जो अन्याय किए, जो बलात्कार किए, उसका रिजल्ट ये रहा कि करीब 3 लाख से कहा जाता है कि 30 लाख तक के लोगों को मारा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। तब ये करीब करीब डिसीजन ले लिया गया था कि हाँ, अब पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़नी होगी। इसे रोकने के लिए सियासी दांवपेच शुरू हो गए। पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की आग जल उठी और इसे कुचलने के लिए जनरल टिक्का खान को ढाका रवाना किया गया। अमूमन सुबह 10 बजे पॉलिटिकल डिबेट करते हुए आप मुझे देखते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब बात भारत की होती है, भारतवर्ष की होती है, विजय की होती है, शौर्य की होती है, पराक्रम की होती है, तो वहां पर राजनीति को बिल्कुल अलग रख दिया करते हैं। चीख चिल्लाहट मैं करता नहीं हूं, टीआरपी मुझे चाहिए नहीं होती और मैं बात भारतवर्ष की करता हूं, मैं बात राष्ट्र की करता हूं और मैं बात करता हूं विजय गाथा की। मेरे साथ में और मुझे बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस होता है जब मैं फौजियों को अपने पैनलिस्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करता हूं। लेट मी इंट्रोड्यूस माय पैनलिस्ट, माय डिग्निटरीज। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं आप, 1971 की जंग आपने लड़ी है। मेजर जनरल JKS परिहार, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी है मेरे साथ में। सर, आई रियली फील वेरी प्राउड, आप सब हमारे शूरवीर हैं और मेरा सीना आज 71 इंच का है, 1971 को याद करके, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कई ऐसे हैं जिन्होंने जंग लड़ी है। आप में से कईयों की वजह से मैं महफूज हूं, मेरा परिवार महफूज है, मेरा हिंदुस्तान महफूज है और आपकी वजह से ही आज हम हिंदुस्तानी ये कहते हैं कि हां, आप हैं तो हम हैं, आपकी वजह से हिंदुस्तान है, आपकी वजह से बॉर्डर है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, पहला सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि 1971 में जब ताजमहल को ढक दिया गया था और पाकिस्तान की नजरें थी जब ताजमहल से लेकर के बाकी हिस्से पर और पश्चिमी हिस्से की तरफ भी थी जब ताजमहल की नजर, तो उस जमाने में भारतीय वायुसेना ने ही सबसे पहले पराक्रम दिखाते हुए धूल चटाई थी। बताएं 1971 की उन सॉटीज के बारे में बताएं और बताएं कि जनरल नियाजी ने जब अपना बिल्ला उठा करके रखा होगा तो उनके दिल में क्या चला होगा। बताएं कि जनरल नियाजी को जब वो चिट्ठी गई होगी सरेंडर कर दो वरना पाकिस्तान का खात्मा कर देंगे, फौजी के जहन में क्या चला होगा। बताइए 93,000 जब सरेंडर करते हैं तो तस्वीरें कैसी होती हैं। मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, आज आप ही बोले। देखिए, आपने जो बात कही है वो इतनी भारी और लोडेड है कि उसको बताने में बहुत समय लगेगा, पर अगर आप जैसे पूछ रहे हैं, सबसे पहले आपने ताजमहल की बात करी। देखिए, जब पाकिस्तान ने एयर अटैक शुरू कर दिए थे और आपको पता है उन्होंने 8-9 एयरफील्ड के ऊपर अटैक किया था, आगरा भी उनमें था और आगरा बड़ा इंपॉर्टेंट बेस था क्योंकि वहां पे हमारे बॉम्बर्स, कैनबरा बॉम्बर्स बेस थे और वहां पे जब ताजमहल के ऊपर उनके भी बाद में बाजवे उनके भी B-57 बॉम्बर्स कैनबरा ही थे पाकिस्तान के पास। तो जब वो लो लेवल आते थे, चांदनी रात में जब ताजमहल चमकता था और रात को वैसे ही मार्बल बड़ा दूर से दिखाई देता था, हाँ। तो उनको लो लेवल नेविगेशन में बड़ा आसान हो जाता था, हाँ। और वो लाइन अप करते थे कि बिल्कुल एयरफील्ड उड़ के आगे था बिल्कुल। इसको रोकने के लिए उन्होंने, ताकि उनको नजर ना आए, इसलिए ताजमहल के को कैमोफ्लाज किया गया था ताकि वो नेविगेशन एड ना बने रेडर्स के लिए। और इसीलिए पहले पाकिस्तान ने अटैक जरूर शुरू किया,
पर जब उन्होंने किया तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि बांग्लादेश में तो उनकी एयरफोर्स को 1.5 दिन में ही नदारद कर दिया था, पूरा एयर पावर उनकी खत्म हो गई थी और बांग्लादेश सरेंडर की तरफ आ रहा था। वेस्टर्न सेक्टर में उन्होंने हमारे कई एयरफील्ड्स में अटैक किया, पर नील के बराबर नुकसान हुआ। जैसे कि जोधपुर के ऊपर जब उन्होंने बॉम्बिंग करी, चाहे कितने बॉम्ब गिरे हो, मैं बताता रहता हूं, 1000 पाउंडर बॉम्ब जो है, अगर गड्ढा भी करता है 6 फीट, उसको 1 घंटे में भर दिया जाता है। जहां रनवे अगर में गड्ढा होता था, वहां पर हमारे पास ऐसा सामान था कि 1.5 घंटे के अंदर वो ठीक हो जाता था, तो उसका इतना नुकसान नहीं होता था। पर हमारी एयरफोर्स ने जब उन पे अटैक शुरू किया, हमारे एयरक्राफ्ट लो लेवल जाने लगे, तो कराची के ऊपर दिन के टाइम जो जामनगर के हंटर से उन्होंने टेक ऑफ करके जो दिन के टाइम अटैक किया और फॉलोड बाय नेवल अटैक जो हुआ, ये एयरफोर्स के अटैक की बहुत कम लोगों को पता है किस तरीके से रात सुबह 9:30 बजे 10 बजे वो अटैक मैं काम करता हूं सर, मैं काम करता हूं, एक इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलता हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, 1971 महाविजय और 13 दिन में 93,000 ने कैसे सरेंडर किया था, ये जानने के लिए इन्फोग्राफिक स्टूडियो मुझे लेकर के चलिए तुरंत। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से जंग में भारत की आज ही के दिन जीत हुई। 1971 की जीत की याद में मनाया जाता है विजय दिवस। पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए जंग लड़ी गई और भारत पाकिस्तान के बीच 13 दिन जंग जारी रही। जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। सैनिकों को शिमला समझौता 1972 के तहत वापस भेजा गया। 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई जंग 16 दिसंबर यानी आज ही के दिन 49 साल पहले खत्म हुई। बांग्लादेश को मिली आजादी, नया देश बन गया। लेकिन 1971 युद्ध की इनसाइड स्टोरी क्या थी, क्या हुआ था, आप जानना चाहेंगे ना? सुनिए मुझसे। क्या हुआ ना कि पश्चिमी पाकिस्तान में शोषण हो रहा था पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का। वहां पर भी जंग की शुरुआत वहीं से बीज बोए गए। पूर्वी पाकिस्तान में 26 मार्च 1971 को अलगाव की आवाज उठी। अगले ही दिन भारत ने आजादी की लड़ाई को दे दिया अपना समर्थन। मार्च में ही 1 करोड़ लोगों ने पड़ोसी देश भारत में शरण ले ली थी। भारत ने बंगाली शरणार्थियों के लिए अपना पूरा बॉर्डर खोल दिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस जमाने में। जंग की शुरुआत पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमले से हुई। हमले उत्तर पश्चिम भारत में, जिसमें आगरा का भी कुछ हिस्सा शामिल था, इस तरफ हमले होने लगे। हमले के कारण, जैसा कि अभी विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने बताया है, आगरा के ताजमहल को पेड़ों और पत्तों के भीतर छिपा दिया गया। पाकिस्तान ने युद्ध को नाम दिया ऑपरेशन चंगेज खान। अमृतसर एयरबेस, फिर पठानकोट, फिर श्रीनगर, अवंतीपुरा, इन सभी को निशाना बनाया गया। इसके बाद क्या हुआ? फरीदकोट पर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने बम बरसा दिए। इन हमलों के दौरान भारत के P-35 रडार नष्ट कर दिए गए। लेकिन इसका जवाब देने के लिए भारत पूरी तैयारी करके उतरा। वायुसेना को भी फिर उसके बाद जवाब देने के लिए बताया गया और भारत ने पाकिस्तान के 7 एयरबेस को पूरी तरह से कर दिया तबाह। भारतीय नेवी का वेस्टर्न नेवल कमांड हो गया एक्टिव। 4-5 दिसंबर की रात को ऑपरेशन ट्रीडेंट चलाया गया। ऑपरेशन ट्रीडेंट के तहत कराची बंदरगाह को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया और जंग में पाकिस्तान के करीब 8,000 सैनिकों की मौत हो गई। भारत के 3,000 सैनिक शहीद हुए, 12,000 जख्मी हुए थे। ये कुल मिला जुला करके इनसाइड स्टोरी है। मेरे ख्याल से कमांडर भूषण दीवान के पास में चलना चाहिए। कमांडर भूषण दीवान, ऑपरेशन ट्रीडेंट के बारे में हमें बताएं और हमें यह बताएं कि इंदिरा गांधी ने क्यों मार्च 1971 में ही ये कह दिया था कि पाकिस्तान पर चढ़ाई की जानी चाहिए, लेकिन सैम मानेकशॉ ने इनकार कर दिया। फिर सैम मानेकशॉ ने दिसंबर तक पूरी तैयारी की। क्यों यह कहा जाता है कि सैम मानेकशॉ अपनी तैयारी में पूरे चपल थे, प्रबल थे, अटल थे? क्यों यह कहा जाता है कि सैम मानेकशॉ को बिल्कुल डिगाया नहीं जा सकता? क्यों यह कहा जाता है कि सैम मानेकशॉ की बदौलत ही जनरल नियाजी ने अपने बिल्ले उतारे थे? वो सैम मानेकशॉ ही थे जिनकी वजह से जसजीत अरोड़ा के सामने रिवॉल्वर रखी गई थी। वो सैम मानेकशॉ ही थे जिनकी वजह से पाकिस्तान को घुटने पर आना पड़ा था। राशिद जी, आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड दिया है। सबसे बड़ी चीज सैम मानेकशॉ के बारे में जितने भी फौजी हैं स्क्रीन पे होने चाहिए, सारे फौजी स्क्रीन पे होने चाहिए। हाँ बोले, बोले। आपका बॉस आपको कुछ कहता है, आप यस सर 3 बैग्स फुल करके ना निकल जाएं। आपका काम है खड़े होना, मजबूती से प्रोफेशनल एडवाइस देना। सैम मानेकशॉ ने क्या कहा? अप्रैल मई में बांग्लादेश में बरसात चालू हो जाएगी, हम वहां नहीं ठीक से लड़ पाएंगे, मुझे टाइम चाहिए।
हालांकि ये कहना है प्राइम मिनिस्टर को, इतनी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर को बड़ा मुश्किल था, उन्होंने कहा, और क्योंकि कहा और इंदिरा गांधी ने माना तो बात यहां तक पहुंची, हमारी गोल्डन हिस्ट्री बनी। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 71 का वॉर जो है ये दिखाता है प्लानिंग की कमाल, नंबर 1। नंबर 2, ये दिखाता है इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन। जैसे विक्रांत बख्शी ने कहा, अगर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी मिलके ये ना करते, इतनी बड़ी गोल्डन विक्ट्री अपने को नहीं मिल सकती थी। नेवी ने क्या किया? नेवी का क्या काम होता है? डिनाई द यूज ऑफ सी लेन्स। वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान बाय एयर पाकिस्तान नहीं रिप्लेनिश कर सकता है, ना फौजी भेज सकता है, ना आर्मामेंट तस्ला भेज सकता है, शिप से भेजेगा। शिप से भेजने के लिए नेवी ने पूरा ब्लॉकेड किया, नंबर 1। वो डिफेंसिव काम है। ऑफेंसिव क्या, जो आपने कहा ऑपरेशन ट्राइडेंट, एक अग्रेसिव काम किया। इससे पहले एनिमी जागे, हम उसको सेकंड दिसंबर इवनिंग को, मैं बॉम्बे में था उन दिनों, 3rd इवनिंग को, और 2nd इवनिंग को मिसाइल बोट स्क्वाड्रन वहां से बॉम्बे से सेल ऑफ हो गया। क्यों मिसाइल बोट चुनी गई? नंबर 1, मिसाइल बोट बहुत छोटी होती है, समझ लीजिए आप 100 फुट लेंथ और समझिए 20 फुट अक्रॉस अबीम। देखिए, जब जहाज छोटा होगा और फास्ट स्पीड होगा, उस जहाज को आप डिस्कवर नहीं कर सकते, रेडार उसको पकड़ नहीं सकते, और बड़ा जहाज होगा तो पकड़ा जाएगा। कराची में 16 गन्स भी किए, कोस्टल बैटरीज है वहां पे, तो हमारी वल्नरेबिलिटी दूर करने के लिए छोटी मिसाइल बोट्स, पावरफुल, बिग बैंग फॉर द बक, पावरफुल और छोटी, और उसमें उनको टो करके लेके जाया गया ओखा के पास, और उनको 3rd, और जैसे विक्रांत बख्शी ने कहा है, 3rd मॉर्निंग को एयरपोर्ट से बम्बार्डमेंट किया, कराची के 2 एयरफील्ड वहां पे उनको तहस नहस किया, और 3rd और 4th की नाइट को हमारी मिसाइल बोट स्क्वाड्रन ने PNS खैबर को, डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद कराची के जो ऑयल डंप्स हैं उन पे एक बड़ी भारी बॉन फायर क्रिएट हो गई। एडमिरल नंदा ने कहा था कि वी कैन क्रिएट द बिगेस्ट बॉन फायर, और जब कराची के ऑयल डंप डिस्ट्रॉय हो गए, रात को सरप्राइज अटैक में रेडार साइलेंस मेंटेन किया गया। रेडार साइलेंस, रेडियो साइलेंस क्या होता है कि आपको, अगर आपकी रेडार चलेगी, आपकी वॉकी टॉकी चलेंगी, आपकी कम्युनिकेशन सेट चलेंगे, दुश्मन की रेडार आपको सूंघ पहचान सकती है कोई दुश्मन आ रहा है, और उनको मौका ही नहीं मिला एक्ट करने का। हाँ, कंडीशन काफी खराब थी, पूर्णिमा की रात थी, और उस रात में जब ये शिप चलती है, उसका पीछे वेग बड़ा व्हाइट निकलता है, उसके बावजूद ये काम किया हमने, और ये कोऑर्डिनेशन की बात थी और अग्रेसिव प्लानिंग की बात थी। और 8th को जाके दोबारा और किया, और उनके वहां पे इस 71 वॉर के अंदर ट्राइडेंट, और 8th को जो हुआ है उस पाइथन, इन 2 ऑपरेशन के अंदर नेवी की जो है, पाकिस्तान नेवी 1/4 ऑफ द पाकिस्तान नेवी हार्बर में खड़ी तहस नहस हो गई। उनको ऑर्डर्स मिले, आप नेवल शिप्स को अब बाहर ही मत निकलो, तो आप बाहर निकलेंगे तकलीफ में आएंगे, मरेंगे। और आप देखिए ओवरऑल वॉर में 1/4 एयरफोर्स पाकिस्तान की तबाह हो गई, और हाफ दी, और 1/3 आर्मी तबाह हो गई। 1/3 कैसे? आपने भी रेस किया, 93,000 माने रफली 1 लाख पकड़ी है। उनकी फौज कितनी थी उन दिनों? 3 लाख। और जो आपने बैकग्राउंड दिया, समझने की बात है, 1970 में बांग्लादेश में बहुत बड़ा तूफान आया था, ज़लज़ला आया था, उसके अंदर बहुत तहस हुआ। वेस्ट पाकिस्तान क्या समझते हैं, अरे हम तो पंजाबी हैं, वहां तो बंगाली है, बिहारी है, छोड़ो, मरने दो। बड़ी डिससेटिस्फेक्शन खड़ी हो गई। और उसी साल इलेक्शन हुए, इलेक्शन में आपको पता है उन दिनों 6 करोड़ आबादी थी बांग्लादेश की, 5.5 ईस्ट पाकिस्तान, और 5.5 करोड़ आबादी थी पाकिस्तान की, मतलब बांग्लादेश की आबादी ज्यादा थी। और शौर्य की और भी गाथा आपसे आगे सुनेंगे, शौर्य की और भी गाथा कमांडर भूषण दीवान आपसे आगे हम सुनेंगे। लेकिन 16 दिसंबर 1971 का हुआ क्या था? 93,000 पाकिस्तानी सैनिक ने किस तरह से सरेंडर किया था? एक बार फिर से हम इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। क्या हुआ ना, 16 दिसंबर को 1971 की बात कर रहा हूं मैं, जनरल मानेक शॉ ने जनरल JFR जैकब को दिया संदेश। 16 दिसंबर को आत्मसमर्पण की तैयारी के लिए ढाका पहुंचने का संदेश दिया गया। पाकिस्तानी जनरल नियाजी के पास ढाका में 26,000 से ज्यादा फौजी थे, जबकि भारत के पास वहां से 30 किलोमीटर दूर से 3,000 सैनिक थे। 16 दिसंबर 1971 को जनरल जैकब नियाजी के कमरे में पहुंचे। जनरल JFR जैकब ने देखा कि मेज पर समर्पण के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ढाका पहुंचे। नियाजी ने रिवॉल्वर निकाली, बिल्ले निकाले, लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिए। 17 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया।
करीब 3900 भारतीय सैनिकों ने शहादत दी और बांग्लादेश की नींव पड़ी। ये उस जमाने की बात है। लेकिन पाकिस्तान सैम मानेकशॉ से कैसे पस्त हो गया? क्यों ये कहते हैं कि पाकिस्तान को पस्त और परास्त करने वाले सैम मानेकशॉ सैम बहादुर क्यों कहलाए जाते हैं? अब आप ये देखिए क्या हुआ ना। 1971 की जीत के असली हीरो थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। मानेकशॉ अपने फैसले किसी के दबाव में ना आकर खुद ही लेने में यकीन करते थे। मैं चाहता हूं कि एक बार इन्फोग्राफिक अगर बदलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा सैम मानेकशॉ के बारे में। हाँ, 1971 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने सैन्य कार्रवाई करने का पूरी तरह से मन बनाया और इसके पूरे हीरो रहे सैम मानेकशॉ। बदलते रहे। सैम मानेकशॉ ने पहले उनके फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मानेकशॉ ने खुद इस युद्ध की पूरी रूपरेखा तैयार की। सैम मानेकशॉ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी हिस्सा थे। 40 साल सेना को दिए। सैम मानेकशॉ ने अपने करियर की शुरुआत ब्रिटिश आर्मी से की थी। फील्ड मार्शल का सम्मान पाने वाले भारत के पहले जनरल थे सैम को पद्म विभूषण पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और इसीलिए कहते हैं कि सैम मानेकशॉ। मैं एक बार मेजर जनरल जेकेएस परिहार के पास में चलता हूं। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, सैम मानेकशॉ के व्यक्तित्व और उनकी मजबूती के बारे में तब तक हिंदुस्तान नहीं जान पाएगा जब तक ये नहीं जान पाएगा कि इंदिरा गांधी जो उस वक्त की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक बार सैम मानेकशॉ से पूछा कि आप तख्ता पलट करना चाहते हैं? सैम मानेकशॉ ने कहा, आपकी भी नाक लंबी है, मेरी भी नाक लंबी है, मेरी नाक आपसे कहीं ज्यादा लंबी है और मैं तब तक किसी के काम में अड़ंगा नहीं डालता या नाक नहीं लगाता जब तक मेरे रास्ते में कोई अड़ंगा नहीं लगाता। बताइए ना, सैम मानेकशॉ कितने मजबूत व्यक्तित्व के धनी थे। देखिए, आज ना हमारे पास में सैम मानेकशॉ जैसे जनरल हैं, ना इंदिरा गांधी जैसे राजनेता हैं जो एक दूसरे की इज्जत करते थे और समझते थे। इतना खुल के बोलने वाले जो जनरल हुए हैं वो शायद सैम मानेकशॉ के बाद में मैं देखा ही नहीं है। आज की को बिल्कुल चेंज हो गई है। पहली बात, 71 का वार जो है वो भारतीय सेना का स्वर्णाक्षर में लिखा जाने वाला इतिहास है और इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मैं इसके साथ में कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा जो पर्दे के पीछे छुपी रहती है। 71 वार के लिए शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु को याद करना भी उतना ही जरूरी है जितना इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ। बंग बंधु 1962 से लेकर लगातार वो पाकिस्तान की पंजाबी सरकार के खिलाफ लड़ते रहे। 1966 में उन्होंने जो ऑटोनॉमी का जो प्रपोजल रखा था, आंदोलन किए और उनकी व्यक्तित्व इतना जबरदस्त था कि पूरा बांग्लादेश उनके साथ में खड़ा हो चुका था। उसकी पृष्ठभूमि में याहिया खान भुट्टो साहब की जो जिद थी उसकी वजह से टिक्का खान का जो जीनोसाइड वाला हुआ वो दूसरा उसमें अटैक गया है। इंदिरा गांधी की हिम्मत देखिए कि उन्होंने टिक्का खान याहिया खान का ये देखा और बॉर्डर खोल दी। जो पाकिस्तान बांग्लादेश के जो हमारे यहाँ आए उसमें जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी साधुवाद दूंगा पूरे ईस्टर्न के कि इन्होंने कैसे मैनेज किया और हमारी जो रॉ और आर्मी ने जो प्रिपरेशन करी है, मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया है और वो एक बेमिसाल है। तो बंग बंधु मुक्ति वाहिनी आगे गए और उन्होंने मई से लेके सितंबर तक में बांग्लादेश में पूरा उन्होंने बांग्लादेश की आर्मी को एंटेंगल करके रखा और फिर हमारी आर्मी ने नवंबर 21 से जब साइबर जेट ने दमदम पे उन्होंने वो फ्लाई किया था उसके बाद में हुआ। हमारी नेवी ने जो है, हमारे पैरा ने वहां की नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया था उनके। इस तरह से कंबाइंड ऑपरेशन हुआ है। मगर आप बंग बंधु मुजीबुर रहमान के कंट्रीब्यूशन को इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक जनता जगेगी नहीं, कोई दूसरा देश बाहर का उसको नहीं कर सकता है। हमने उसको बहुत बेखूबी अंजाम तक पहुंचाया और रिचर्ड निक्सन जैसे जो शक्तिशाली राष्ट्रपति थे उनको भी इंदिरा गांधी ने पस्त किया है। तो इंदिरा गांधी हमारी बिल्कुल सूत्रधार रही है। सैम मानेकशॉ की जबरदस्त रणनीति रही है। मगर बंग बंधु को भी मैं स्मरण करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। ठीक है, मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह, चूंकि आप पैनल में सबसे यंग हैं और इसी वजह से मैं एक बार चाह रहा था कि हम एक बार रिकॉल कर लें कि 1971 में क्या हुआ था। हमारे साथ में कई वॉर के वॉरियर्स हैं, चूंकि कई वीर योद्धा हैं, उनके एक्सपीरियंस जानना बहुत जरूरी था। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या ये हम कह सकते हैं कि 1971 में शौर्य की जो पटकथा लिखी गई, 1971 में भारत ने जिस तरह से यह दिखाया कि आर्मी नेवी एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन करके हम बड़ी जंग जीत सकते हैं, 93,000 को सरेंडर करा सकते हैं। यही एक वजह है कि आज की तारीख में अब आकर के लगभग 5 दशक के बाद हिंदुस्तान की फौज, आर्मी नेवी एयरफोर्स, दुनिया की सबसे मजबूत फोर्सेज में से एक बन गई है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है राशिद भाई।
देखिए, ये बात इस बात की गवाह है, सबूत है कि कोई भी जंग अकेली नहीं लड़ी जा सकती और ना ही वो जीती जा सकती है। इसमें कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने मिलकर बखूबी काम किया था। बहुत लोग नेवी का कंट्रीब्यूशन नहीं जानते, मगर 8 दिसंबर को नेवी ने कराची पे हमला बोला था उस टाइम पे, और बैटल ऑफ लोंगेवाला जो 4 दिसंबर को लड़ी गई थी, उसके बाद से मेरे फादर उस टाइम पे आर्मी में यंग ऑफिसर थे, कैप्टन साहब थे, उन्होंने बखूबी बैटल ऑफ लोंगेवाला में हिस्सा लिया था। उन्होंने हमको बताया कि फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ जब उस टाइम पे चीफ आर्मी स्टाफ थे, तब वो एक हेलीकॉप्टर में उड़ के आए थे उनसे ट्रूप से बात करने के लिए। उनकी स्पीच बहुत ही क्रिस्प टू द पॉइंट थी। उन्होंने 3 पॉइंट कहे थे टेबल पे चढ़ के, जहां पे एक टेबल लगी हुई थी। उन्हें बोला कि मैं आपको सरहद के उस पार भेज रहा हूं। पहली बात तो विजय हमारी होगी। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि प्रिजनर ऑफ वॉर जो होंगे उनके साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि कोई भी लूट मार डकैती वहां पे नहीं होगी, जो कि आमतौर पे हो जाती है वैसे की जंग में। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि पाकिस्तानी बेगमों को अकेला छोड़ देना, उनके पास मत जाना। ये फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ ने कहा था। वो टेबल से कूदे और वो हेलीकॉप्टर में उड़ गए। अब जब ये जंग शुरू हुई तब 21 पंजाब बटालियन की एक कंपनी वहां पे मौजूद थी, जहां पे केवल 120 बहादुर जांबाज सिपाही थे, और पाकिस्तान की पूरी टैंक ब्रिगेड उनकी तरफ एडवांस कर रही थी। और जब टैंक चलती है तो अलग ही साउंड करते हैं, पूरा डस्ट उड़ा के उन्हें रिकॉर्डेंस पेट्रोल भेजी। रिकॉर्डेंस पेट्रोल में देखा कि बस एक पूरी ब्रिगेड उनकी तरफ एडवांस कर रही है, तो उन्होंने एक बार्ब वायर फेंस लगा रखा था पोस्ट के बाहर, ताकि जो आलतू के कुत्ते हैं, जानवर हैं, वो ना आए पोस्ट में। पाकिस्तानी टैंकों ने सोचा कि यहां पर तो पूरी एंटी माइन फील्ड बिछी हुई है, और वो डर गए और वो वहां पे रुक गए। और उसी टाइम पे पूरी शाम हो गई थी, रात हो गई थी, लेकिन एयरफोर्स जो है तुम्हारे पास हमारा हंटर एयरक्राफ्ट था। ऐसे न जाने 1971 की कितनी कहानियां, और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी बताने के लिए बेचैन है, बेकरार है। और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, उस चिट्ठी के बारे में बताइए ना, क्योंकि एक चिट्ठी ने बड़ा कमाल कर दिया था। एक चिट्ठी का एक वाक्य था जो भारतीय फौज ने जनरल नियाजी को लिख करके ये कहा, आई सजेस्ट यू गिव योरसेल्फ अप टू मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। और इसके बाद जनरल नियाजी ने सरेंडर कर दिया था। नियाजी को यह समझ में आ गया था कि भारतीय फौज क्या कहना चाह रही है और क्या करने वाली है। देखिए, जनरल नियाजी ने इसलिए यह कहा था कि जिस तरीके से आर्मी और एयरफोर्स का जो कोऑपरेशन बांग्लादेश में देखा गया, और जिस तरीके से आर्मी एडवांस कर रही थी, अब आपको मैं बता दूं कि जब मेघना रिवर वगैरह जब भरी हुई थी अभी पानी से, और आर्मी पार जाना चाहती थी, तो एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से एयर ब्रिज बनाया, और एक एक करके उन्होंने जो हेलीकॉप्टर बाय हेलीकॉप्टर सारी फौज को जब बाहर भेजा, और जिस तरीके से उन्होंने एडवांस किया, और 1-1.5 दिन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को नेस्तनाबूद कर दिया। फिर नियाजी को पता चल गया कि जो ये लेटर लिखा है उसका मतलब, पहले नियाजी ने बड़ा मना किया था, पहले वो अड़ गए थे, पर जब को पता चला कि अब ये JFR जेकब ने बोला है कि पूरा आवाम आपको खा जाएगा, इंडियन आर्मी तो खड़ी ही है और हम भी नहीं आपको बचा सकेंगे, तब नियाजी ने सरेंडर किया। पर नियाजी को पता चल गया था। और मैं आपको बता दूं, जैसे अभी शाह साहब, मेजर शाह कह रहे थे लोंगेवाला का, हम लोग लोंगेवाला को सपोर्ट दे रहे थे, हम उत्तरलाई में थे, और लोंगेवाला में जो हमारे जो एयरक्राफ्ट थे वो एक के बाद एक वेट कर रहे थे कि कब सुबह हो और कब हम टैंक को डिस्ट्रॉय करना शुरू करें। और जिस तरीके से आर्मी और एयरफोर्स का चूंकि मुझे हेडलाइंस, जी सर, मुझे हेडलाइंस की तरफ भी बढ़ना है। मेजर जनरल JKS परिहार, 1 मिनट में थोड़ा ये बताएं, अगर एक फौजी अपना बिल्ला निकाल करके सरेंडर करता है, उसके लिए कितनी बड़ी शर्म की बात होती है। देखिए, मेरा जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि रेस का घोड़ा और आर्मी का जनरल अगर हारता है तो उसको खुद को गोली मार देनी चाहिए या गोली मार। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं है कि उन्हें सरेंडर करना पड़ा। मैं तो सरेंडर करता नहीं ऐसी उसमें। हाँ, मुझे पता है, आखिर तक लड़ता है। हिंदुस्तान की फौज ना तो सरेंडर करती है, हिंदुस्तान की फौज पीठ भी नहीं दिखाती, और इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि आप लोग शूरवीर हैं, आप महायोद्धा हैं। हालांकि मुझे इस डिबेट को 11 बजे तक लेकर के जाना था, लेकिन अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, और इसीलिए आप सभी पैनलिस्ट को मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय मुझे और मेरे चैनल को देने के लिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 1971 को याद करते हुए
आज जब वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और मेरे आसपास की जितनी भी तस्वीरें हैं 1971 की जंग को याद करते हुए ये बता रही हैं कि 93,000 का सरेंडर क्या होता है। 13 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को हमने कैसे धूल चटा दी थी। 13 दिन की लड़ाई के बाद आज जब लगभग 5 दशक गुजर चुके हैं, तो 5 दशक के बाद आज हिंदुस्तान की फौज वहां पर खड़ी है जहां पर उसका लोहा सिर्फ पाकिस्तान या चीन नहीं पूरी दुनिया मानती है, वो चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो या फिर कोई और भी